नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक नई बहस चल रही है और वो बहस इस बात की है कि क्या हिंदू मंदिरों में या किसी भी धार्मिक स्थान पर किसी को भी जाने की अनुमति है, किसी भी स्थिति में जाने की अनुमति है या फिर उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ेगा। क्या हिंदू मंदिरों में हिंदुओं के अलावा भी कोई दूसरा जा सकता है और जा सकता है तो किन परिस्थितियों में जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि हर बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई है कि हर बात को लेकर एक पीआईएल का कॉन्सेप्ट है। क्या पीआईएल के कॉन्सेप्ट को 9 जजेस की बेंच के द्वारा बंद कर देना चाहिए? अब पीआईएल कॉन्सेप्ट स्वीकार नहीं होना चाहिए, इस बात को केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब 50 वर्षों बाद वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब न्याय सुलभ है, हर जगह पर नालसार बैठा हुआ है, हर जगह पर आज़ादी से आप सीधे पहुंच सकते हैं, यहां तक कि अब ईमेल का कॉन्सेप्ट है, व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट है और इसके साथ साथ आप चिट्ठियां भी लिख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अब चिट्ठियों पर भी कार्रवाई करता है। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई पीआईएल डाल सकता है? खासतौर से क्या वो पीआईएल डाल सकता है जो उस धर्म के विषय में जानता ही नहीं है? यानी कि कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू मंदिर में जाना चाहता है तो क्या वो हिंदू मंदिर में पहुंच सकता है? हिंदू मंदिर के विषय में वो पीआईएल डालकर ये बता सकता है कि मंदिरों में किस तरह का आचरण होना चाहिए? या फिर कोई मुसलमान के मंदिर, मुसलमान की मस्जिद में कोई हिंदू इस तरह का डाल सकता है कि उनकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? इस बात पर एक बड़ी बहस चल रही है जिस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बात यहां पर यह आती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम सबको मालूम है कि 9 जजेस की बेंच इस समय बैठी हुई है और ये 9 जजेस की बेंच इस समय ये तय कर रही है कि वाकई में आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के बीच में इंटरप्ले होना चाहिए। इंटरप्ले से मतलब है स्वतंत्रता का दायरा कितना होना चाहिए। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको सांप्रदायिक स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक और सांप्रदायिक स्वतंत्रता का दायरा क्या है? क्या धार्मिक और सांप्रदायिक स्वतंत्रता किसी भी हद तक जा सकती है? इस हद तक जा सकती है कि दूसरों को परेशान करे, इस हद तक जा सकती है कि किसी की जिंदगी को खराब करे, इस हद तक जा सकती है कि कहीं के नियम तोड़े जा सकें, इस हद तक जा सकती है कि हजारों वर्षों की व्यवस्था को बिगाड़ा जा सकता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैंने पहले भी कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि हम सबरीमाला के जजमेंट को यहाँ रिव्यू करने नहीं बैठे हैं, ना ही हम उसके दरगाह के जजमेंट को रिव्यू करने बैठे हैं, ना ही हाजी अली दरगाह के जजमेंट को रिव्यू करने बैठे हैं। हम यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के कुछ प्रश्नों के जवाब देने बैठे हैं। जो 7 जजेस की बेंच ने 7 प्रश्न हमसे पूछे हैं, उन 7 प्रश्नों का जवाब देने बैठे हैं। उन प्रश्नों में एक बड़ा प्रश्न ये था कि क्या, जो 7वां प्रश्न उन्होंने कहा था वो ये था, क्या किसी भी सांप्रदायिक प्रैक्टिस के लिए क्या दूसरे संप्रदाय का कोई व्यक्ति पीआईएल डाल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर किसी धार्मिक स्थान को रेगुलेट करने का अधिकार है? ये बड़े प्रश्न हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले वैद्यनाथन जी, जो कि सबरीमाला के तमाम ट्रस्टों की तरफ से उपस्थित हुए, उन्होंने कहा साहब सबरीमाला में या किसी भी मंदिर में किसी को जाने में कोई समस्या नहीं है, आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपको वो फॉलो करना पड़ेगा जो वहां के नियम है। चीफ जस्टिस के सामने ये बात आई और ये कहा गया कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर आप टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकते। गुरुद्वारे के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा गुरुद्वारे के अंदर आपको सर में वो बांधना पड़ता है, तो ये तो वहां की प्रैक्टिस है। क्या गुरुद्वारे में बिना सर में कपड़ा बांधे घुसना राइट हो सकता है? क्या किसी मंदिर की प्रैक्टिस अगर ये है कि वहां टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकते, तो क्या टी शर्ट पहनकर जाने की अनुमति देना ही फंडामेंटल राइट है? क्या टी शर्ट पहनकर जाना ही फंडामेंटल राइट है? ये बड़े प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। उन्होंने कहा कि अगर सबरीमाला की इलस्ट्रेशन हम लें, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा था हम सब सबरीमाला का रिव्यू करने नहीं बैठे, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि शिरूर मठ का जजमेंट 1954 में आया था और शिरूर मठ के जजमेंट के बाद जहां से शुरू हुई थी कहानी वो सबरीमाला पर आकर खत्म होती है। इसलिए सबरीमाला आपको मैं इलस्ट्रेशन के रूप में बता रहा हूं। हकीकत यह है कि सबरीमाला का हम यहां पर रिव्यू नहीं करवा रहे, लेकिन वैद्यनाथन जी ने कहा कि सबरीमाला का अपना एक प्रोसीजर है, वहां पर एक पार्टिकुलर परिधान पहनना पड़ता है, 1 महीने का 40 दिन का एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस के बाद ही सबरीमाला का जो अयप्पा का मंदिर है, सबरीमाला अयप्पा का मंदिर, मैंने कल भी बताया था कि सबरीमाला या अयप्पा के मंदिर केवल वो नहीं है, अयप्पा के और भी मंदिर हैं। अयप्पा के बाल स्वरूप के मंदिर हैं, उनके वैवाहिक स्वरूप के मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर योग मुद्रा का है।
जब वो महिषी नाम के राक्षस को मारकर योग में बैठते हैं, तब उन्होंने अपने आप तय किया था कि स्त्रियां नहीं आएंगी। इसलिए इस मंदिर में चूंकि अयप्पा ने तय किया था स्त्रियां नहीं आएंगी, उनका प्रवेश वर्जित कर दिया था जब वो योग मुद्रा में बैठे, इसलिए स्त्रियों का जाना वहां वर्जित है। और तब से लेकर भगवान अयप्पा के इस योग मुद्रा में बैठने से लेकर आज तक ये प्रैक्टिस चली आ रही थी। तो उसमें जाने से पहले 40 दिन का या 30 दिन का एक संकल्प लेना पड़ता है, वो फॉलो करना पड़ता है। खाना पीना, रहना, कपड़े पहनना, विशेष प्रकार के कपड़े लेना, फिर वहां से वहां की यात्रा कैसे की जाती, इसका सबका एक प्रोसीजर है। तो वैद्यनाथन जी ने कहा कि भाई एक बात तो समझ लीजिए कि ऑनबिल जब हम मंदिर में जा रहे हैं तो किसी को जाने में मनाही नहीं है। ईसाई भी जा सकता है, मुसलमान भी जा सकता है, हमारे मंदिर में जा सकता है, यही हिंदुइज्म की एक खास बात है। लेकिन आपको अयप्पा पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको उनके प्रोसीजर पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको भगवान अयप्पा के द्वारा जो वहां तय मानदंड हैं उन मापदंडों को पूर्ण करना पड़ेगा। आप अगर अयप्पा पर विश्वास करते हैं, आप अयप्पा की पूजा करते हैं, आप अयप्पा के रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुसलमान और ईसाई अगर अयप्पा को मानने लगेगा तो मुसलमान ही नहीं रहता, अयप्पा को मानने लगेगा, पूरा प्रोसीजर पूरा करके जाएगा तो वो ईसाई ही नहीं रहता। मुझे लगता है इसलिए उन्होंने घुमाकर ये बात कही। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना, जो कि पहली महिला चीफ जस्टिस होने वाली है हमारे देश की, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने कहा इसका मतलब ये है कि हिंदुओं के मंदिरों में, किसी भी संप्रदाय के मंदिर में आप जाने की अनुमति रखते हैं, लेकिन आप वहां संप्रदाय की जो चाल चलन है, संप्रदाय का जो अपनी विशेषता है, संप्रदाय की जो अपनी वहां एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा। क्या आप यही कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप उनको मानिए। जिस संप्रदाय के मंदिर में आप जा रहे हैं या जो भी आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, वहां उनके प्रोसीजर को तो मानना ही पड़ेगा। अच्छी बहस हुई। लेकिन एक विषय, जो एक प्रश्न आया था, क्या पीआईएल कोई भी डाल सकता है? केंद्र सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे सॉलिसिटर जनरल ने एक बड़ी बहस छिड़वा दी। उन्होंने कहा कि साहब सबसे पहली बात यह है कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट अभी जारी रहना चाहिए, क्योंकि बंधुआ मुक्ति मोर्चा जब 1980, 82 में 82, 83, 84 उस समय वो कॉन्सेप्ट आया था पीआईएल का। क्या 82 में जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कोई गरीब है, कोई मजलूम है, कोई कोर्ट नहीं पहुंच सकता, कोर्ट पर पहुंच नहीं है उसके पास, उसके बिहाफ पर दूसरे लोग कोर्ट पहुंच सकते हैं। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट यहां इन्फ्रिंज हो रहे हैं और वो न्यायालय नहीं पहुंच सकता, उसकी न्यायालय में अप्रोच नहीं है, ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा भी उनकी बात न्यायालय के सामने रख सकता है, क्योंकि भारत में न्याय होना ही पहला राइट बनता है। न्याय हो ये हम तय करते हैं, इसलिए हमारे पास तक सूचना आनी चाहिए। सूचना कोई भी ला सकता है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कभी कभी न्यूज़पेपर्स पर या फिर न्यूज मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर स्यू मोटो संज्ञान भी लेता है कि भाई ये घटना हो गई, तो स्यू मोटो संज्ञान बहुत बार लेते हैं। कुत्तों वाली घटना का वो स्यू मोटो संज्ञान लिया गया था, बहुत सारी स्पीचेस का स्यू मोटो संज्ञान लेते हैं। कहीं घटना कोई बड़ी हो जाती है, 150 लोग मर जाते हैं, तो भी स्यू मोटो संज्ञान लेता है। कोई बड़ी घटना एयर पोल्यूशन की हो गई या कोई और हो गई, ट्रैफिक की हो गई, स्यू मोटो लेते हैं, क्योंकि ये उनके संज्ञान में आना चाहिए। लॉर्डशिप का मतलब ये था कि हमारे संज्ञान में अगर कोई बात आती है तो फिर वो सही हो, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, लोगों के साथ अन्याय ना हो रहा हो, लोगों के साथ न्याय हो रहा हो, इसके लिए हमारा काम है। तो सवाल यहां पर ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब उस समय, जिस समय ये लाया गया था, उस समय तो आवश्यकता थी, क्योंकि लोग इतना अप्रोचेबल नहीं था, कोर्ट इतना सहज नहीं था, न्याय इतना सहज नहीं था, लोगों के पास इतनी आर्थिक शक्ति भी नहीं थी, लोगों के पास इतनी पहुंच भी नहीं थी, लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, उसके बाद आज ईमेल से भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ईमेल हमारे पास, सबके पास रहती है। आज एआई का जमाना है, एआई के जमाने पर कोई भी एड्रेस पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फ्री में मोबाइल डेटा, फ्री के डेटा के आधार पर कोई सूचना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना मुश्किल नहीं है। दूसरा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में, यहां तक कि पंचायतों तक में पहुंच गई है, और न्याय सुलभ हो उसके लिए अब तो आपने कॉल सेंटर भी बना दिए हैं। फोन भी आप कर सकते हैं, फोन पर सलाह ले सकते हैं और पूरी बात फोन पर पहुंचा सकते हैं। चिट्ठी लिखकर
लेटर पिटीशन डाल सकते हैं। जब इतना सुलभ हो गया है कि हर व्यक्ति किसी न किसी वकील या सरकारी वकील या नेशनल सर्विस अथॉरिटी या फिर कोर्ट में सीधा जा सकता है, यहां तक कुछ नहीं कर सकता तो वो एक चिट्ठी डाल सकता है 2 रुपए का लिफाफा डालकर, या फिर वो मेल डाल सकता है, व्हाट्सएप पर चला सकता है। और ये सब कुछ जब एक्सेसिबल हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में क्या अभी पीआईएल का कॉन्सेप्ट इस समय रेलिवेंट भी है? क्या पीआईएल का कॉन्सेप्ट खुला भी होना चाहिए? और पीआईएल के कॉन्सेप्ट के खुले होने की वजह से तमाम तरह के मुद्दे अपने एजेंडे लेकर कोर्ट आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या अब न्यायालय में अपना एजेंडा पूरा करने के लिए आती है। एजेंडा कैसा? एजेंडा पॉलिटिकल भी हो सकता है, एजेंडा सांप्रदायिक भी हो सकता है, एजेंडा क्षेत्रवाद का हो सकता है, भाषावाद का हो सकता है। बहुत सारे एजेंडे भारत में चल रहे हैं। तो ये एजेंडे अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से ऑनरेबल कोर्ट के पास आते हैं। अब चूंकि ये एजेंडे कोर्ट में आते हैं, आपको याद होगा अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में किसी ने एक पीआईएल लगाई थी और उस पीआईएल में उन्होंने कहा था कि साहब ये जो घुमंतू जाति है, इस जाति के लिए अलग सेंसस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, समाज को तोड़ने के लिए ही आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं क्या? मुझे मालूम है कि ये कहां से गवर्न होता है, मुझे मालूम है कि आप कहां से आ रहे हो। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाएगी तो पता लग जाएगा कि कहां से चलाए जा रहे हो, कौन तुम्हारे पीछे से है। ये उन्होंने भरी अदालत में अभी 2-3 केसेस में सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह दी कि मुझे मालूम है कि तुम कहां से गवर्न होते हो और कैसे गवर्न होते हो और तुम एजेंडा पूरा करने के लिए आए हो। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में मत आइए। बहुत बड़ी संख्या ये है कि अब अपने पॉलिटिकल एजेंडों को पूरा करने के लिए कोर्ट में आती है। इसलिए मैं यहां पर आपको डिसमिस करता हूं और मुझसे मुंह मत खुलवाइए, अदरवाइज मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दूंगा। और इन्वेस्टिगेशन बैठ गया तो यह पता लग जाएगा कि कहां से आप गवर्न हो रहे हैं और आपके पीछे कौन कौन है। एक आध मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी कर दिया कि पता करके बताओ इनके पीछे कौन है, ये किस आधार पर ये पिटीशन लेकर आए। यानी कि यह बात तय है कि 1 नंबर कोर्ट में, 1 नंबर कोर्ट का मतलब होता है कि चीफ जस्टिस की अदालत में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिसमें उनको हड़काना धमकाना पड़ता है। कुछ की न्यूज़ें बाहर आ जाती हैं, कुछ की कोर्ट रूम के अंदर ही रहती है। हमारा जैसा वकील अगर कोई खड़ा होता है तो वो सुन लेता है तो देश को बता देता है। जनरली अंदर वो हड़काना धमकाना कभी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन ये बात तो तय है कि हमारे देश में एजेंडा चल रहा है। इस बात को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी इंडोर्स किया। उन्होंने कहा बात तो ठीक है कि हमारी अदालत में एजेंडे चल रहे हैं और इसलिए अब अदालतें ज़्यादा संजीदा हो गई हैं। उन्होंने कहा 2006 से लेकर 2026 तक पिछले 20 साल में 1 नंबर कोर्ट में बहुत सारी पीआईएलें आई हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या एजेंडा पहचान कर डिसमिस की गई हैं। इसलिए अगर कोर्ट ध्यान से देखे और कोर्ट ध्यान से देखता है, अगर सभी जजेस ध्यान से पीआईएल को ट्रीट करें तो फिर 90% 80% या बहुत बड़ी संख्या पीआईएल्स की ऐसी है जो पहले दिन ही एजेंडा समझ में आ जाती है। बाकी जेन्युइन भी हो सकती हैं। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आज की तारीख में हमने इतने सारे ट्रिब्यूनल बना रखे हैं, हर बात के लिए ट्रिब्यूनल है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तक है और तमाम फोन कॉलिंग ऐप चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट अभी रहना चाहिए। मैं 9 जजेस की बेंच के सामने ये आग्रह करता हूं कि अब ऐसी परिस्थितियों में जब इतना कम्युनिकेशन सरल हो गया हो, न्याय इतना अप्रोचेबल हो गया हो, हर व्यक्ति न्यायालय में रोज खड़ा होने की शक्ति रखता हो और कम्युनिकेशन के मीडियम बहुत सारे बन गए हों जिससे न्यायालय के पास सूचनाएं आ सकती हैं, ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए। खास तौर से उन लोगों के लिए तो खत्म कर ही देना चाहिए जिनका संप्रदाय नहीं है, जो उस मंदिर के भक्त नहीं है, जो मंदिर में जाते नहीं हैं, लेकिन वो दूसरे संप्रदाय के लोग दूसरों के काम में अड़चन अटकाकर उनको सही करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को ठीक नहीं करते। जैसे उनका इशारा मुझे लगता है सॉलिसिटर जनरल का उस तरफ रहा होगा कि मुसलमान अपनी प्रैक्टिस जो संसार की सबसे ज्यादा करप्ट प्रैक्टिस है, करप्ट प्रैक्टिस से मतलब है कि सबसे ज्यादा आज की तारीख में इररिलेवेंट प्रैक्टिस है जिसमें महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव हो, घर में इंसान के बीच में, जाति के बीच में और तमाम तरह के लोगों के बीच में जहां अड़चनें दिखाई देती हों, जहां पर एक दूसरे के ऊपर अपने अंदर देखने के बजाय दूसरे के अंदर ज्यादा देखा जाता हो। और चूंकि कानून एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए किसी भी संप्रदाय को कटघरे में लाकर रोज खड़े कर देना,
ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट हो गया है, इसलिए इनको बंद कर देना है। 7 जजेस की बेंच ने भी ये बात का क्वेश्चन बनाया था, क्या कोई दूसरा व्यक्ति जो उस संप्रदाय की प्रैक्टिस नहीं करता, जो हिंदुइज्म की प्रैक्टिस नहीं करता, जो उस मंदिर का भक्त नहीं है, उस भगवान का भक्त नहीं, जैसे अयप्पा की बात कर लें, भगवान अयप्पा का वो भक्त नहीं है, लेकिन अयप्पा के मंदिर में इक्वलिटी बिफोर लॉ देख रहा है, जेंडर इक्वलिटी देख रहा है, जबकि वहां की प्रैक्टिस अलग है। वहां कई प्रकार के मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाने की अनुमति है, लेकिन साहब इसी मंदिर में जाएंगे जिसमें महिलाओं का जाना वर्जित कर दिया गया है। ये बहुत सारे प्रश्न पीआईएल के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट में आ रहे हैं। ये अभी तक की बहस ये हुई। इसके अलावा वकीलों ने पहले मुझे सुना जाना चाहिए, पहले उन्हें सुना जाना चाहिए, मैं सीनियर ज़्यादा हूँ, मेरी पीआईएल सेपरेट है, ये इस तरह की चर्चाएं होती रही। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आगे भी इस विषय पर अपडेट आता है कुछ ऐसा जिसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसमें हम लोगों को उसकी सुनवाई में भाग लेना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए, उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।